सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। चलिए, धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। एक्चुअली कल जो हमारा सुबह का सेशन हुआ था, जिसमें हमने मेनली 3 तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा करी थी। पहला था वो एक्यूट पैल्पिटेशन, फिर उसके बाद डीवीटी के बारे में बात करा हमने, फिर हाइपोलॉर्डोसिस के विषय में बात करी हमने। फिर उसके बाद दोपहर में मैं और भी इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने लगा, तो मेरे को लगा कि कल तो हमने बहुत सारी बातें करी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के विषय में, लेकिन फिर भी कुछ अधूरापन उसमें मेरे को लगा। तो फिर मैंने मैसेज भेजा कि 9:30 बजे फिर से हम लोग क्लास एक बार करेंगे। अब अचानक से शाम को 7 बजे मम्मी ने बताया है कि हमारे ही रिलेटिव में है, उनके घर पे आज वो तिलक का समारोह है, तो शाम को सभी को वहाँ पे जाना है, भोजन भी वहीं पे करना है। मैं बोला अच्छा, कितने बजे तक आ जाएंगे? तो भाई 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन 8 बजे पता चला कि शायद 10 बजे तक भी वापस नहीं आ पाएंगे। फिर मैंने लिखा कि चलो आज का कैंसिल हो जाएगा, कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ गया है। और परंतु ठीक है, फिर भी मैं 9:45 बजे तक आ गया था। तो कल के सेशन में डीवीटी में मेरे को लग रहा था कि कुछ न कुछ अभी बाकी है। इतनी जानकारी काफ़ी नहीं है किसी को ठीक करने के लिए, कुछ न कुछ तो और जानकारी हमें होनी चाहिए। तो फिर कुछ मैं पढ़ भी रहा था और ये 2017 की एक घटना मेरे को याद आ गई। राजस्थान के अलवर ज़िले में एक शहर है भिवाड़ी, वहाँ पे हमारा क्लिनिक है आयुष्मान भवा का। पहले मैं वहाँ पे मैं रहता था, फिर मैं और मेरी श्रीमती जी दोनों, अभी वहाँ पे श्रीमती जी की दीदी है, सीमा दीदी है, वो हैंडल करती हैं। तो वहाँ 2017 में एक मतलब 21-22 साल का एक लड़का आया हमारे क्लिनिक पे जानकारी लेने के लिए कि क्या वेरिकोज वेन ठीक हो सकता है। तो मैं बोला ये तो कंडीशन देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, ठीक तो हो सकता है, लेकिन समय कितना लगेगा और क्या प्रोसेस रहेगा ये तो पेशेंट को देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम है। तो मैं बोला ठीक है, सुबह 9 बजे के पहले या शाम को 5 बजे के बाद लेकर के आइए। जब वो लेकर के आए तो उन्होंने बताया जिस तरह से, और बाकी जो भी एनालिसिस किया मैंने, मेरे को भी लगा कि हाँ ये वेरिकोज वेन ही है। और अक्सर 90% लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट आ गया ना, शुक्र मनाओ अगर हाथों में, आर्म में या 4 आर्म में है तब तो अलग बात है। अगर पैर में है, खास करके घुटने से नीचे कहीं काफ मसल में या उधर कहीं भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो पहली नज़र में सबको यही लगता है कि भाई ये तो वेरिकोज वेन है। और उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट देना चालू करते हैं। काफ़ी दिन, 15 दिन ट्रीटमेंट दिया, नहीं ठीक हुआ। फिर कुंदन सर को फ़ोन किया, सर मेरे पास ना एक वेरिकोज वेन का पेशेंट आया है, मैंने उसको ये ट्रीटमेंट दिया और अभी तक आराम नहीं हुआ। तो फिर कुंदन सर ने भी बताया कि अच्छा ठीक है, तो आप ये ट्रीटमेंट ट्राई करो। फिर अगले 15 दिन वो ट्रीटमेंट दिया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी दूसरे सर को फ़ोन किए, एक्चुअली बीमारी किसी के समझ में ही नहीं आई, वो वेरिकोज वेन था ही नहीं, वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस था। और मैं गारंटेड बता रहा हूँ, आपके पास कभी ऐसा पेशेंट आ भी गया ना डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाला, अगर वो नॉर्मल सा इंसान है तो उसके पास किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं होगा। हाँ, कोई बहुत बड़ा हाई फाई कोई अफसर रैंक का होगा या कोई होगा वैसा, तो उसके पास हो सकता है, क्योंकि ये डीवीटी का टेस्ट भी बहुत कॉस्टली होता है, तो सभी जल्दी नहीं कराते हैं। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कि हमारे पास जो भी पेशेंट आएंगे ना, हम जनरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि भाई ये वेरिकोज वेन है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते? कुछ सवाल पूछ करके। लेकिन सवाल पूछने से पहले हमें खुद पता होना चाहिए कि उस सवाल का जो जवाब मिलेगा तो उससे हमें समझना क्या है। तो इसको कहते हैं कॉज। कॉज में ही हम समझ सकते हैं
कि ये वेरिकोज वेन है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। अभी सबसे पहला डिफरेंस क्या है, आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो चाहे नहीं हो। वेरिकोज वेन अधिकतर किस प्रकार के लोगों को होता है? होने को तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम किसको होता है? नहीं याद है किसी को? जो एसिड वालों को भी नहीं, वो तो एसिडोसिस की बीमारी तो है। इसका मतलब जो भी, जिसका भी हाइपर एसिडिटी रहेगा, जिसका भी ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, पायरुविक एसिड का, तो उसको वेरिकोज वेन हो जाएगा। ज्यादा देर खड़े रहते हैं। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वीरेंद्र जी। सबसे मेन तो चीज यही हमें देखना है कि जो सबसे ज्यादा देर तक, मतलब ज्यादा देर तक खड़े रह के जो काम करते हैं, जैसे होटल वगैरह में वेटर वगैरह होते हैं या रिसेप्शनिस्ट होती हैं, उनको बहुत कम टाइम मिलता है बैठने का, अधिकतर टाइम खड़े ही रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं, अधिकतर टाइम खड़े ही रहते हैं। नेता लोग हैं, अधिकतर टाइम खड़े रहते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे भाषण देना होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, चुनाव क्षेत्र में, रैलियों में। तो जो लोग अधिक देर खड़े होने का काम करते हैं ना, उनको वेरिकोज वेन हो सकता है, ये सही बात है। ठीक इसका उल्टा होता है डीवीटी में। जो लोगों का ज्यादा बैठे रहने का काम है, उनको डीवीटी होता है। पहला फर्क पता चल गया, आसान सा है, ये हम पूछ के पता लगा सकते हैं कि आप काम क्या करते हो, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये ज्यादा देर खड़े रहने का काम करते हैं या ज्यादा देर बैठने का काम करते हैं। पहला फर्क हमें यहां से पता चल जाएगा डीवीटी का। आगे बढ़ेंगे, और किन किन लोगों को डीवीटी हो सकता है। पहला तो मैंने बताया कि जो लोग अधिक देर बैठे रहते हैं, उन लोगों को डीवीटी की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड में जाएंगे, कंपैरेटिवली अगर देखें तो अभी के समय में पुरुषों से अधिक महिलाओं को डीवीटी की प्रॉब्लम हो रही है। इसके पीछे एक छोटा सा कारण है, और वो छोटा सा कारण बहुत ही छोटा है, लेकिन पूरे 28 दिन महिलाओं के साथ रहता है। और वो क्या चीज है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जैसे गर्भ निरोधक गोली आती है ना, तो अक्सर 28 की होती है, एक पत्ते में 28 होती है। 21 होती है सफेद रंग की, और फिर 7 होती है वो ब्राउनिश कलर की। तो जो महिलाएं लंबे समय तक, मतलब लंबे समय बोलने का मतलब 10 साल नहीं, 1 साल से अधिक ही, जिन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए हैं 1 साल से अधिक, उनको डीवीटी हो सकता है। एक बार आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि सभी लोग अच्छे से सुन पाए। ठीक है, तो दूसरा कारण ये पता चल गया। अभी और कारणों पे आते हैं। जैसे अभी तो आप लोग जूम मीटिंग में साथ में जुड़े हुए हो, बाद में जब ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो वहां पे स्क्रीन पे आपको दिखाई भी देगा कि किन किन चीज़ों से हम पहचान सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि ये वेरिकोज वेन नहीं, डीवीटी है। अच्छा, डीवीटी के कल के सेशन से इतना तो समझ में आ गया था कि ये एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। मतलब इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। अभी इसको थक्का कहना भी ठीक नहीं रहेगा। देखो, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग का हिंदी हो गया थक्का, लेकिन यहाँ क्लॉटिंग नहीं है, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है गुठलियां। अभी ये थक्के और गुठलियों में क्या फर्क होगा? देखो, साइज कितना भी हो सकता है किसी का भी, लेकिन जो थक्का होगा वो बाहर से लेके अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट होगा, जेल की तरह। ये भी समझ लो, क्लॉट और थ्रोम्बोसिस में क्या फर्क होता है। ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक
गाइटन एंड हॉल को छोड़ करके। उसी एक बुक में बताया गया है कि क्लॉट और थ्रोम्बोसिस में क्या फ़र्क है। क्लॉट जो है ये अब कैसे बताऊँ, बच्चे लोग का एक आता है ना, मतलब वो बिल्कुल जेल जैसा होता है, किधर से भी दबाओ वो जेली की तरह फॉर्म में रहेगा, तो वो हो गया क्लॉट अर्थात थक्का। लेकिन अभी जैसे आप लोगों में से सभी ने लीची खाया होगा। लीची क्या है, लीची ऊपर से तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन उसके अंदर में एक टाइट मटेरियल है जो उसका बीज है। तो वैसा अगर ब्लड का वो गुठली बना है तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये फर्क समझ में आ गया, क्लॉट और थ्रोम्बोसिस में क्या फर्क होता है। तो यह एक रक्त की मतलब क्लॉटिंग के कारण होने वाली बीमारी है। अच्छा, किनको किनको हो सकती है, जिनको पास्ट में कभी कैंसर की प्रॉब्लम हुई हो, भले अभी ठीक हो गए हो, चाहे अभी भी कैंसर है, तो कैंसर वाले को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अगला सबसे खतरनाक चीज, पुरुष हो या महिला हो, जिनको भी मोटापा है उनको ये हो सकता है। ओल्ड एज तो खैर एक फैक्टर है, 50-60 के बाद तो किसी को भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एक्स्ट्रा 2 से 2.5 किलो 3 किलो का वेट उनके बॉडी में आता है, जनरेट होता है। तो उसका प्रेशर जो है लोअर लिम्स पे, दोनों पैरों पे आता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने बताया, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। या फिर किसी ने अगर हार्मोनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट थेरेपी कराई होगी तो उसके कारण भी हो सकता है। अभी जो एक चीज मैंने बताई कि वेरिकोज वेन और इसमें सबसे बड़ा फर्क यही है कि वो ज़्यादा देर खड़े रहने वालों को होता है, ये ज़्यादा देर बैठे रहने वालों को होता है। सिर्फ बैठे रहने वालों को नहीं, ज़्यादा देर लेटे रहने वालों को भी होता है। अभी जैसे मान लीजिए किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया तो वो तो पूरे दिन लेटे ही रहेंगे, तो वैसे लोगों को भी हो सकता है। प्रमोद जी एक बार म्यूट कर लीजिए आप। और अंत में बात करूँ तो देखो, इंजरी एक ऐसा चीज़ है, कहीं भी इंजरी हो सकता है, इंजरी के कारण भी हो सकता है। बहुत पहले कभी काफ मसल में चोट लगा हो, किसी से लड़ाई हो गई हो, किसी ने डंडे से मार दिया काफ मसल में, अब चोट लगी, कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो गया। लेकिन ये डीप वेन है ना, अंदर की वेन कहीं कोई फट गई हो, कुछ हो गई हो, तो उस समय तो नहीं समझ में आया, कुछ वर्षों के बाद धीरे धीरे वहाँ पे वो डीवीटी का रूप ले लिया। तो ये कुछ कारण है डीप वेन थ्रोम्बोसिस के, ठीक है। और इसके लिए जैसे मैंने बताया, अब ये तो हम देख के पता चल सकता है। टेस्ट बहुत, वॉइस नहीं आ रही थी। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, आ रही है। आवाज मेरी नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। चलो ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है ना। जैसे अभी परसों रात को ही हम लोग क्लास करने वाले थे, नेटवर्क का प्रॉब्लम ऐसा था, नहीं हो पाया। तो नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण भी थोड़ा सा आवाज़ का डिस्टर्बेंस होता है। खैर हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो मीटिंग ऑन ही नहीं होगा, वो साउंड और वीडियो तो बाद की बात है, वो ऑन ही नहीं होगा मीटिंग। तो खैर उसके कारण हो सकता है, बट डोंट वरी। अभी जैसे क्लासेस हो रही है ना, तो अब बीच में मान लीजिए आपको पता है कि अभी तक लगभग 15-20 मिनट की क्लास हो गई है, तो इस बीच में कुछ आवाज़ नहीं आई थी, तो आप रिकॉर्डिंग में भी जा करके वहाँ पे सर्च करके आप सुन सकते हैं, कोई बात नहीं उसके लिए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट तो घणे सारे हैं, बहुत सारा। जो मैंने सबसे कॉस्टली बताया था वो है, उसको कहते हैं वेनोग्राफी। रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा लिखा हुआ वेनोग्राफी। ये बहुत कॉस्टली होता है। उससे थोड़ा कम का होता है एक ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट सुन के अपने मन में ख्याल आता है, यार ब्लड टेस्ट कितना कॉस्टली होगा, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500? नहीं, बहुत ज़्यादा, लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं। डी डिमर टेस्ट होता है एक, डी डिमर, ये ब्लड टेस्ट होता है और बहुत कॉस्टली है। क्योंकि बहुत रेयर है,
जैसे गुरुजी ने एक लिखा था ना वेद में अपना, वो अगर कि अल्कलाइन है कि एसिडिक है, लिवर जीरो म्यूकोस जीरो चेक करते हैं, तो उसको चेक करने का एक टेस्ट है, ब्लड एंड सर गैस। ये कोविड के टाइम पे भी कराया जाता था जी। जब कोविड हुआ था तो डी डैमेज टेस्ट भी कराया जाता था अच्छा, क्लॉटिंग के लिए। चलो ठीक है, तो वो एक टेस्ट होता है। बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जनरली में जिस पैर में या जिस हाथ में दिक्कत है वहाँ की अल्ट्रासोनोग्राफी करा लीजिए। हालांकि कुछ लोग एक्सरे भी कराते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता एक्सरे में ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, मैंने कभी एक्सरे करवाया नहीं है। हाँ, कुछ लोग एमआरआई स्कैन करवाते हैं, तो एमआरआई स्कैन में और क्लियर समझ में आएगा। तो वो बजट के हिसाब से देख लेते हैं कि सोनोग्राफी करा सकते हैं या एमआरआई स्कैन करा सकते हैं, ये दोनों बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। तो ये सारे टेस्ट से पता चल जाएगा कि उनको डीवीटी की प्रॉब्लम है या नहीं है। अब ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए तो कल हमने बहुत सारी बातें कर ली थी, फिर उसके ऊपर फिर से नया डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि चाहे जैसे भी हो सके, चाहे जैसे भी हो, हमें उनके ब्लड को पतला करना है। डॉक्टर भी यही करते हैं, इकोस्प्रिन की गोली देते हैं या कोई सा भी प्रिन की गोली देते होंगे जो ब्लड थिनर होता है, ब्लड को पतला करने के लिए। जैसे महिलाओं के पास होती है ना वो नेल पेंट को हटाने के लिए एक थिनर, वैसे टाइप का थिनर होता है, वही है हमारा हेपरिन। तो हमें बाहर से देने की जरूरत नहीं है, लीवर और लंग्स के ऊपर ध्यान रखेंगे तो अपना काम बन जाएगा। उसके लिए हमने कल थेरेपी ट्रीटमेंट की बात भी कर ली थी। बाकी कल जो हाइपोलोडोसिस का जो सेशन चल रहा था हमारा, वो बीच में इनकम्प्लीट रह गया था, तो बाद में मैंने उसके साथ फिर रिकॉर्ड करके कि आगे क्या क्या करना है। जैसे हमारी कहानी स्टॉप हो गई थी वहाँ पे कि मेरे को आगे की तरफ से अनिल जी ने धक्का दे रखा है, पीछे की तरफ से आशीष जी ने दे रखा है, तो मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, मैं स्पाइन हूँ, और बाकी ये लोग दोनों मेरे सपोर्टिव मसल है, इन्होंने मेरे को सपोर्ट दे के दोनों तरफ से सीधा खड़ा रखा है। अभी कभी अनिल जी कमज़ोर हो जाएंगे तो मैं आगे की तरफ झुक जाऊंगा, अगर आशीष जी कमज़ोर हो जाएंगे तो मैं पीछे की तरफ झुक जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग मसल्स का भी वीक होना एक बहुत बड़ा हाथ रखता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट मैंने बताया था कि देखिए वो क्या है, स्ट्रेटनिंग ऑफ हाइपोलोडोसिस, ये तो बहुत डीप वर्ड हो गया, चलती भाषा में अगर बात करें तो स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन इसको कह सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्वाडा इक्वाना प्लस तो देना ही देना है। इसके साथ हमें डिसाइड करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि और क्या ट्रीटमेंट देंगे। अब ये डिसाइड करने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा फिर से वही सारी चीज़ें, ये कैसे आपका स्टार्ट हुआ था, कभी झटका लगा था क्या, अगर झटका लगा है कुछ उठाते समय या खुद बैठ के उठते समय या लेट के हुए थे उठते समय या बैठ के लेटते समय, कुछ भी ऐसा झटका लगा तो उसके लिए इंजरी ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। बाकी वर्क स्टाइल के बारे में पूछेंगे। अगर उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो हम कॉडा इक्वाना के साथ साथ उनको डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट देंगे। अगर हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है तो कॉडा इक्वाना के साथ साथ उनको हाइपोथायराइड का भी ट्रीटमेंट देंगे। अगर हार्ट के पेशेंट है और साथ में ये हाइपोलोडोसिस हो गया है तो हम कॉडा इक्वाना प्लस तो देंगे, साथ ही साथ साथ एडवांस कार्डियक ट्रीटमेंट भी देंगे। ठीक है, तो ये जो कल के थोड़े से मेरे को लग रहे थे कि अधूरे रह गए हैं, वो चीज़ें आज मैंने पूरी कर दी। आगे एक हमारे जो फेलोशिप ग्रुप में हैं उनका नाम मेरे को नहीं पता है, ग्रुप में तो हैं लेकिन सिर्फ उनका नंबर आता है मेरे पास, नाम नहीं पता है। वो 2 दिन से मेरे को मैसेज डाल रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सर नी पेन के बारे में ट्रीटमेंट बताइए, नी पेन के बारे में ट्रीटमेंट बताइए। अभी कैसे बताया जाए, वो पैरासीटामोल की गोली तो है नहीं जो सब पे काम करेगी। तो खैर उस क्वेरी के अलावा अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, हम लोग थोड़ा सा क्वेरी के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो उस क्वेरी के अलावा अगर किसी का और कोई क्वेरी हो तो एक बार आप लोग हैंड राइज कर दीजिए, एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे। जी अनिल जी अनम्यूट हो जाइए। जी सर जी, मेरी वो एक तो वंदना जी की वंदना जी, क्वेरी थी हाँ हाँ,
काफी दिनों से पेंडिंग चल रही है। जी जी बताइए वंदना जी का, बताइए एक बार डिटेल्स फिर से बताइए। उनके लेफ्ट लेग पे मैंने वीडियो भी भेजी थी, पता नहीं आप देख पाए नहीं देख पाए। लेफ्ट वाले पोर्शन में बहुत भयंकर पेन चल रहा था, तो टांग उठाने में और मोड़ने में भी दिक्कत आ रही। अच्छा। तो उसके लिए मैंने वो शुरू किया है, सुबह इंजरी ट्रीटमेंट और शाम को क्वाइडाइकाना प्लस। उससे थोड़ा सा रिलीफ तो मिला है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आराम नहीं आया। मतलब थोड़ा हाँ रिलीफ मिल गया, 3-4 दिन लगातार दिया ऐसे सुबह शाम करके, थोड़ा सा रिलीफ मिला है। ये दर्द जो है, जैसे टांग बोलने से मतलब हो गया कि नीचे पैरों से लेके काफ मसल होते हुए, घुटने होते हुए थाई तक ही होता है या घुटनों में भी दर्द है, घुटने भी एक्सरे भी भेजा था मैंने आपको, उसमें थोड़े टेढ़े से हो रहे हैं। हाँ 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 फिर याद आ गया मेरे को, देखा है मैंने। एक चीज और बताइए कि ये दर्द जो है 2 वीडियो भेजी थी सर मैंने, एक पहले भेजी थी शुरू की, हाँ हाँ उसमें आपने कुछ ट्रीटमेंट बताया था, उससे तो कोई लाभ नहीं हो रहा था। अच्छा ये फिर बाद में मैंने चेंज किया है। मैंने बैक पेन के कारण मैंने सोचा आ रही है, तो बैक पेन के कारण ही शायद आ रही है। उनके बीच बैक में वही लॉर्डोसिस वाली बात है, वो गड्ढा सा है बैक में, लंबर एरिया में गड्ढा है, कम से कम 1.5 इंच के आसपास। अच्छा जब टच कर रहा था तो उसमें गड्ढा सा लगा, उसी के कारण मुझे लग रहा है उनके लेग्स में वो पेन आ रहा है, वो सारा काफ मसल में और घुटने में और पूरी लेफ्ट लेग मोड़ने में भी मतलब मुश्किल हो रही है, इतना ज्यादा पेन है। ये गड्ढा सा जो थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है। एक मिनट, ये गड्ढा सा जो लंबर रीजन में है, ये बोथ साइड है या जी। सिर्फ लेफ्ट साइड में है? बीच में है। अच्छा बीच में, वर्टेब्रे के ऊपर ही। हाँ वैसे ही लग रहा है। हो। आप अभी क्या दे रहे इंजरी हैं? और शाम को कोडाइकोना, आप सुबह अभी इंजरी शाम को कोडाइकोना, 2 ट्रीटमेंट दे रहा हूँ सर, थोड़ा सा आराम तो मिला है। एक काम मतलब एक काम कीजिए ना, क्वाडा इक्वाना जो शाम को दे रहे हैं वो तो कंटिन्यू रखिए। कोडाइकोना प्लस दे रहा हूँ, हाँ साथ में वो साइटिका सेटिंग। हाँ वो कंटिन्यू रखिए। हाँ साइटिका सेटिंग तो हर ट्रीटमेंट के पहले और बाद में देना ही देना है, ठीक है। और कल मैंने उनको वो दे दिया, एक दिन हफ्ते में बोला था आपने डिस्क बल्ज भी दिया, तो कल डिस्क बल्ज भी दे दिया। हाँ वही मैं बता रहा था कि जो मॉर्निंग में आप जो इंजरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो नॉर्मल इंजरी दे रहा हूँ सर, वो एडवांस इंजरी में उनके नॉर्मल जब वाला ही पैन देना के है, पॉइंट देते हैं, नॉर्मल वाला पैन ही के पॉइंट देते हैं तो उनके बैक में काफी पेन आ जाता है उससे, पैन देने से। अच्छा तो उनको ज्यादा कोशिश कीजिए कि हमें फिंगर वाले पॉइंट देने। तो शाम को जो कोडा इक्वाना प्लस दे रहे हैं उसमें तो अधिकतर फिंगर वाले ही आते हैं। और जी आप जैसे मान लीजिए आपने डिस्क बल्ज भी दिया, तो डिस्क बल्ज में भी मैक्सिमम फिंगर वाले ही है। जी इंजरी तो मैं में ये पूछ रहा था, डिस्क बल्ज तो ज्यादा दे सकते हैं क्या? ज्यादा मतलब एक दिन इंजरी, एक दिन मतलब एक हाँ मॉर्निंग में वही इंजरी देता हूँ, शाम को वही मैं बता रहा हूँ कि शाम वाला तो क्वाडा इक्वाना फिक्स रखिए, सुबह वाला जो इंजरी दे रहे हैं ना वो अल्टरनेट डे पे दीजिए। अब मतलब ये एक दिन इंजरी, एक दिन डिस्क बल्ज। हाँ ऐसा कर सकते हैं, ये बढ़िया रहेगा ज्यादा, ठीक है। और एक चीज है इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है, लोगों को बैक की ज्यादा हरकत करनी नहीं है, मतलब सर वो काम बहुत करती हैं, वो आराम नहीं करती। मैंने उनको बोला थोड़ा आराम भी किया करो, लेकिन वो कहती ही मानती नहीं। और दूसरे मेरे को पूछना था कितने दिन लगातार दे सकते हैं ये ट्रीटमेंट, दोनों के दोनों, सुबह और शाम वाले? 2 हफ्ते तो कम से कम दे ही सकते हैं। अभी सुनिए, लेकिन उसके लिए और उसके बाद एक बात बताता हूँ। फेसबुक चलाते हो आप? फेसबुक नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। रोहतक में है हमारी मीना जी। तो मीना जी ने एक बहुत अच्छा वीडियो डाला है, 2 मिनट का वीडियो है, जिसमें 2 पोस्चर उन्होंने बताए हैं 5-5 मिनट का, वो करना है किसी भी तरह के, खास करके इस तरह वर्टेब्रे डिसलोकेशन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन उसके साथ एक सख्त हिदायत है कि ये चीज उनको ये नहीं बोलना है कि घर में सुबह या शाम को कर लेना। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जब आप प्रोफेशनली लोगों को ट्रीट कर रहे हो, तो एक चीज तो है, नो डाउट पैसा बहुत जरूरी चीज है,
तो वो तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि मरीज़ हमारे पास जो आ रहा है वो ठीक होना चाहिए। तो ठीक है, अगर हमारे पास स्पेस है, हमने आधे घंटे ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट देने के बाद उनको बोलिए कि 10 मिनट अभी और रुकिए, मैं आपको कुछ पोजीशन बता रहा हूँ, इसको करिए। और 2 पोजीशन है, 5-5 मिनट दोनों को करवाना है। जैसे हम लोग आरोग्य पीठ में नहीं करते थे, ट्रीटमेंट देने के बाद कुर्सी लेटा करके पैर कुर्सी के ऊपर रख के 15 मिनट छोड़ देते थे। कुर्सी आसन करवाते थे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता था। अभी भी बहुत सारे सेंटर में शायद आप भी करवाते ही होंगे। तो वैसा ही 2 पोस्चर है, लेकिन किसी भी पेशेंट को ये मत बोलिए कि घर पे आप लोग सुबह शाम कर लीजिएगा। मैं गारंटी बता रहा हूँ, आप अगर 100 लोगों को बोलेंगे तो उसमें शायद 1 बंदा करेगा, 99 नहीं करेंगे। तो वो दोनों चीजें मैं लिंक में भेज दूंगा फेलोशिप ग्रुप में सभी को। और इनको एक प्रॉब्लम है, फिजिकल पॉइंट कोई भी देना बड़ा मुश्किल है। कोई भी फिजिकल पॉइंट देते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। नहीं, फिजिकल पॉइंट उनको कुछ भी नहीं दीजिएगा। एक चीज तो वैसे भी मैं बता रहा हूँ, कमर से जुड़ा हुआ कोई भी पेशेंट आता है, चाहे वो बल्जिंग का हो, चाहे स्लीपिंग डिस्क का हो, चाहे कोई भी हो, हर्निएशन का हो, किसी भी तरह का हो, कमर दर्द वाले को पहले कुछ दिनों तक, कम से कम 1 हफ्ते तक कोई भी फिजिकल पॉइंट ना दें। साइटिका सेटिंग देना ही देना है ट्रीटमेंट के फर्स्ट में और लास्ट में। अगर बहुत आपको लगता है कि देना जरूरी है तो उनको उल्टा लेटा के, जैसे हम लोग पैर से L5S1 घिसाई करते हैं ना, सेम वैसा ही हाथों की हथेलियों से कर सकते हैं। पहला ये चीज फिजिकल पॉइंट आप कर सकते हो, लेकिन बहुत हल्के से। दूसरा चीज कर सकते हो, ऊपर गर्दन से लेके नीचे कमर के सैक्रल पोजीशन तक, स्पाइन के दोनों तरफ क्लॉकवाइज करते हुए, ऊपर पीठ की तरफ से होते हुए, कमर से होते हुए सैक्रल तक जाना है, लेकिन स्पाइन के ऊपर नहीं, स्पाइन के दोनों तरफ, हथेली के वो नीचे वाला जो पार्ट होता है उससे क्लॉकवाइज करते हुए नीचे सैक्रल रीजन तक जा सकते हैं। बाकी जो अपना ट्रेडिशनल जो भी फिजिकल पॉइंट है, जैसे L5S1 घिसाई, L3-4-5 फ्रैक्चर पॉइंट, टी पॉइंट, ये सब नहीं देना है। बहुत सारे लोग JJ+1 JJ+2 भी करने लगते हैं। JJ+1 JJ+2 थोड़ा सा सेफ है, लेकिन वो भी शुरुआत में नहीं देना चाहिए। शुरुआत में कमर के किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह का फिजिकल पॉइंट ना दे। अक्सर जगह पे ये होता है, आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो उससे बंदा थोड़ा सा ठीक हो रहा है, परंतु जो आप फिजिकल पॉइंट दे रहे हो उसके कारण मामला फिर वही, मतलब प्लस माइनस मिला के 0 हो जा रहा है। तो कमर दर्द वाले को बहुत ज़्यादा फिजिकल पॉइंट के चक्कर में ना रहें। फिजिकल पॉइंट के लिए बहुत सारे कायरोप्रैक्टर हैं लोग, हमारे बीच में भी हम लोग में से भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनका काम अपनी जगह पे मस्त है। फिजिकल पॉइंट उनको करने दीजिए, आप केमिकल पॉइंट पे ध्यान दीजिए, कमर दर्द के मामले में खास करके। जी। और 2 हफ्ते बाद क्या चेंज करना है? नहीं, 2 हफ्ते करवाइए पहले, 2 हफ्ते करने के बाद, और साथ में जो पोस्चर मैंने अभी भेजूंगा उसको भी करवाइएगा। और 12 दिन क्रॉस करते करते ना, आपको देना है 14-15 दिन तक, लेकिन 12 दिन क्रॉस करते करते क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखा मेरे को एक बार फिर से बताइएगा। जी। या फिर 12 दिन नहीं, आप मेरे को हर 7 दिन पे उनका रिव्यू एक भेज दीजिएगा कि आज वंदना जी, पिछले 1 हफ्ते में वंदना जी का जो भी स्टेटस मैंने नोट डाउन किया उसके हिसाब से पहले दिन तो ट्रीटमेंट के बाद 10% कम हुआ था, दूसरे दिन रात को उन्होंने दाल खा ली, फिर थोड़ी सी बढ़ गई थी। मतलब रोज का जो भी हिस्ट्री होगा शॉर्ट में मेरे को हफ्ते में एक बार भेज दिया करिए। दाल भी खा ली, 3 दिन बीच में दर्द बढ़ गया। हाँ, ये इंडिया में कल रात को नेहा मैम का फोन आया, बात कर रहे थे, तो वो भी एक ऐसे कमर दर्द की पेशेंट है, वो ट्रीट कर रही हैं। और अब उधर क्या है कि अफ्रीकन कंट्रीज में दाल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, लोग सब्जियों से ज़्यादा दाल ही खाना पसंद करते हैं। तो उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना दाल दाल दाल, बहुत सारे दाल, जैसे अपने पंजाब में है दाल बहुत चलती है, तो वैसे ही तो थोड़ा सा तो अपने आप में चेंजेस करना पड़ेगा। खैर वो उनके एटमॉस्फेयर के हिसाब से ठीक है, पंजाब में भी लोग तीनों टाइम दाल खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ इंसान अगर रात को दाल खा लेगा, क्योंकि वो वहाँ का क्लाइमेट और दिल्ली के क्लाइमेट में बहुत फर्क है। अभी दिल्ली में बैठ के हम लोग छोले कुलचे खा लेते हैं, लेकिन यही छोले कुलचे अगर मैं बिहार में आके खा लूँगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है। तो थोड़ा बहुत तो एटमॉस्फेयर का फर्क होता है। तो खान पान के मामले में अब देखिए हम लोग तो बता ही सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उनको
पूरा इंडोर एकदम वहीं पे एडमिट कर लिया कि चलो जी 15 दिन यहीं पे रहोगे, जो मैं खिलाऊंगा वही खाना है, सुबह उठ के करेले का जूस, फिर ये फिर वो। तो वैसा तो नहीं कर सकते, आप कितना भी बोलिए। मैंने एक दिन आरू के पीठ में ये एक आंटी जी को बोला था कि आंटी जी बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। मैं था और राहुल जी भी थे, राहुल दीक्षित। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद वो निकल गई, तो फिर राहुल जी मेरे को लेके सुबह नाश्ता करने के लिए निकले। थोड़ी दूर गए तो आंटी को देख रहे गाड़ी खड़ी करके और बगल में कचौड़ियाँ पैक करा रही है। तो मैं तो कुछ नहीं बोला। राहुल जी गए, बोले आंटी आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बाहर का खाना नहीं खाना। तो बोले नहीं बेटा, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, इसको पैक करा के घर लेके जाके खाऊंगी, बाहर नहीं खाऊंगी। तो अब खाने पीने का मामला ऐसा है ना कि आप किसी को 100% रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बस उसी में काम सर एक चला। लेडी और, हाँ क्या चीज? एक लेडी और आई है परसों से, एक लेडी और आई है, सेम पोजीशन है उनकी भी, लेफ्ट लेग में पूरी की पूरी वो उठा नहीं पाती हैं और एज है 68 के आसपास। अच्छा। उनको शुगर भी है, हाइपरटेंशन भी है, उसकी दवाइयां भी चल रही हैं और बैक पेन भी है। बैक पेन के कारण वो कोई पुड़िया उड़िया बनाई, कोई आयुर्वेदिक ले रही है, आई डोंट नो। तो उनको अभी फिलहाल तो मैंने 3 दिन न्यूट्रल मेटाबॉलिक सोचा है देने के लिए, उसके बाद यही कहने वाला था कि 2-3 दिन तो प्रभु उन्होंने इतनी सारी दवाइयां खाई है ना, पहले 2-3 दिन तो न्यूट्रल मेटाबॉलिक ही दीजिए। 3 दिन, आज तीसरा दिन है, न्यूट्रल मेटाबॉलिक दूंगा। मंडे से मैं इनको यही शुरू करूंगा। लेकिन सर उनको इंजरी वगैरह नहीं दे सकते, तो खाली डिस्क बल्ज और वो दे दें। हाँ डिस्क बल्ज और साथ में बीटा प्लस, बिल्कुल, और एक ही टाइम प्लस 10 मिनट का गैप करके। हाँ जी, हाँ जी। एक चीज समझिए, जो लेफ्ट ओवरी का जो हम लोग पॉइंट देते हैं ना, चाहे टो फिंगर दे रहे हैं, चाहे एनएनएस दे रहे हैं, चाहे हाथ में दे रहे हैं, लेफ्ट ओवरी जो हम लोग पॉइंट देते हैं एस्ट्रोजन के लिए, ये एस्ट्रोजन भी थाइमस के काम को हेल्प करता है। आपने देखा होगा कई बार डायबिटिक पेशेंट है, गैंग्रीन हो गया है, अब थाइमस तो दे नहीं सकते गैंग्रीन जख्म को सुखाने के लिए, लेकिन लेफ्ट ओवरी उसमें देते हैं हम लोग। तो लेफ्ट ओवरी भी काफी हद तक थाइमस की तरह ही काम करता है। अब दिक्कत क्या है कि थाइमस जो है ऑटो इम्यून में नहीं दे सकते हैं, लेफ्ट ओवरी किसी को भी दे सकते हैं। तो उनको तो खाली डिस्क बल्ज और वही देता रहूं, कोएडेकोना प्लस मंडे से। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो देना ही देना है, लेकिन सुबह जैसे डिस्क बल्ज देंगे ना, तो डिस्क बल्ज देने के पहले वो एक ही टाइम आएंगे, 2 टाइम सर, वो एक ही टाइम आएंगे, 2 टाइम नहीं आएंगे। ये दूसरी लेडी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो सुनिए फिर ऐसा कीजिए कि एक दिन उनको कुछ एक 2 लाइनें मैं बता रहा हूँ जिसको फिक्स रखिए कि हर रोज देना ही देना है। पहली लाइन है जी 30 मेडुला। 30 मेडुला तो आए उसको, अच्छा हार्ट की पेशेंट, ठीक है, ओके। हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो पहला हो गया 30 मेडुला। सेकंड में दीजिएगा अपना जो एडवांस डायबिटिक का जो पहला वाला लाइन है, 18 एनएनएस पेन वाला जी, वो दीजिएगा। ठीक है, ये 2 लाइन हर डेली देना ही है। ये 2 लाइन जो है फिक्स रहेगा ही रहेगा। इसके बाद थर्ड ट्रीटमेंट में आप एक दिन डिस्क बल्ज ऐड कीजिए, एक दिन कोएडेकोना प्लस ऐड कीजिए जी, ठीक है। और सेम वही बात है, फिजिकल पॉइंट कमर का कुछ नहीं दीजिएगा। हाँ, बाएं तरफ पूरे टांग में दर्द है तो आप बैक ऑफ नी घिसा यूज कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा लेटा करके। नीचे काफ मसल हाँ, विटामिन फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, लेफ्ट साइड का विटामिन फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, बैक ऑफ नी घिसाई दे सकते हैं। बैक के काफ मसल में आप वसंती यूज कर सकते हैं पॉइंट। कमर वाले पे ज़्यादा अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, कमर के कोई फिजिकल पॉइंट अभी नहीं देने हैं। अभी उन्होंने सिर्फ इसी के लिए ट्रीटमेंट कराना है, डायबिटीज वगैरह के करें बाद में देखेंगे, ठीक नहीं, लेकिन साथ में डायबिटीज और हाइपरटेंशन का साथ में लेके चलना है कि मान लीजिए हम ये नहीं कहते कि वो कम हो जाए, डायबिटीज ठीक हो जाए और ब्लड प्रेशर हाई बीपी ठीक हो जाए, उसके लिए हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। बस हमारा मकसद ये है कि हम जो कमर दर्द के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस बीच में ये दोनों चीजें गड़बड़ ना करें, बढ़े नहीं। जी जी, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा अभी मेरे को लगता है समय समाप्त होने वाला है, 7:40 होने ही वाले हैं, और बहुत सी क्वेरी है। अनिल जी का हो पाया, झुमूर जी, संतोष जी, बहुत सारे लोगों का है। तो एक काम करते हैं, अभी
दो ऑप्शन है अपने पास, या तो 9:30 या 10 बजे से हम लोग फिर से सेशन रख सकते हैं, या दोपहर में रख सकते हैं, जैसा भी होगा। दोपहर का चल जाए, दोपहर का 1 बजे का। चलिए ठीक है, 1 से 1:30 बजे का दोपहर का ही करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए तो अभी तो अब एक क्वेरी और भी रहती है, वो पुरानी का उसका देना था, वो स्टेटस देना था, वो मैं या तो आपको भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा एक बार। हाँ वो भेज दीजिए। और अभी जिन जिन लोगों का क्वेरी पेंडिंग रह गया है, झुमूर जी है, संतोष जी है, महेंद्र जी, विनोद जी, विषय अधिकारी जी है, वीरेंद्र जी है और सरोज जी है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। और सर एक मिनट सर, हाँ दोपहर एक छोटी चीज हो रही है, वो सुनीता का वो सर्टिफिकेट बोला हुआ आपको। सर्टिफिकेट आज मेरे नीलेश भैया से बात होगी, अभी जो एग्जाम वाला टाइम है ना, तो आज बात होगी तो बात करके मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं दोपहर के लिए। मैं आप सभी को ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, लिंक तो यही लिंक रहेगा, और टाइमिंग मैं फेलोशिप ग्रुप में डाल दूंगा। और अभी आने वाले कुछ टाइम के बाद से फिर से महक मैम और नेहा मैम भी साथ में रहेंगी। तो मिलते हैं दोपहर वाले सेशन में, मैं टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा, 1 बजे या 1:30 बजे या 2 बजे, इन तीनों टाइमिंग में से कोई सा भी एक टाइमिंग हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, इतना बहुमूल्य समय निकाला आप लोगों ने। एक बार फिर से दोपहर में मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।